वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास में चालुक्य वंश को पढ़ रहे थे और चालुक्य वंश में हम लोग चालुक्य वंश बादामी अर्थात वातापी के चालुक्य वंशों को पढ़ रहे थे, जो कि सबसे प्राचीन चालुक्य वंश है, जो 543 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक शासक रहते हैं। और ये जो चालुक्य वंश होते हैं ये कंप्लीट राजपूत शासक होते हैं, जिनको 3 हिस्सों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो हम लोग बादामी के चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं और अगला शासक देखते हैं, जो कि इस बादामी के चालुक्य का सबसे महान शासक था, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश की 610 ईस्वी में हत्या करके चालुक्य वंश का अगला शासक बना। चूंकि मंगलेश और जो कीर्तिवर्मन प्रथम के तीनों उत्तराधिकारी थे, ये एक का नाम था विष्णुवर्धन, दूसरे का नाम था जयसिंह और तीसरा यह पुलकेशिन द्वितीय। और मंगलेश के बीच जो आंतरिक कलह चल रहा था, तो उसके कारण कई राज्य स्वतंत्र हो गए और चालुक्य वंशों की आंतरिक शक्ति छिन्न होती जा रही थी। तो इसी को देखते हुए पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कीर्तिवर्मन प्रथम का बड़ा पुत्र था, वह हत्या कर देता है मंगलेश की 610 ईस्वी में और चालुक्य वंश का अगला शासक बनता है। याद रखेंगे, यह चौथा शासक था। पहला पुलकेशिन प्रथम, दूसरा कीर्तिवर्मन प्रथम, तीसरा मंगलेश और चौथा पुलकेशिन द्वितीय। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज, दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, वल्लभ और परमेश्वर। तो याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज, दक्षिणापथेश्वर, उसके बाद परम भट्टारक, महाराजा धीराज, वल्लभ और परमेश्वर की उपाधि मिली थी। याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की? तो रवि कीर्ति जैन के द्वारा। तो उसके दरबार में एक कवि रहते थे, रवि कीर्ति जैन, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। तो उन्होंने एक ऐहोल अभिलेख की रचना की, जिसके पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई? तो रवि कीर्ति जैन के द्वारा, जो कि दरबारी कवि थे किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। यह बार बार पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो चालुक्य वंश से और पुलकेशिन द्वितीय से, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति जैन ने, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, संस्कृत भाषा के। याद रखेंगे, ये संस्कृत भाषा। नर्मदा नदी के तट पर महान वर्धन शासक हर्षवर्धन पर 625 ईस्वी में विजय और इस विजय के बाद परमेश्वर की उपाधि। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। तो याद रखेंगे कि कन्नौज का एक महान शासक, वर्धन वंश का शासक अर्थात या पुष्यभूति वंश का शासक, जिसका नाम था हर्षवर्धन, नर्मदा नदी के तट पर उसे पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? तो परास्त किया और उसके बाद परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की। तो नर्मदा नदी के तट पर वर्धन शासक हर्षवर्धन पर 625 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है और इसके बाद वह पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि धारण कर लेता है। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। हालांकि इसके बारे में केवल ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है कि हर्षवर्धन पर यह विजय प्राप्त किया था, लेकिन चीनी यात्री जब वेन्सम आया तो उसके द्वारा इसका कोई वर्णन
नहीं किया गया। तो इसके बारे में कहां तक सच्चाई है, लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं ऐहोल अभिलेख से कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था 625 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर महान वर्धन शासक हर्षवर्धन पर 625 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है पुलकेशिन द्वितीय, और इसके बाद वह परमेश्वर की उपाधि धारण करता है और हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध में किसकी जीत हुई थी, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है, पर हर्षवर्धन के लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग और तबरेज जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, इन सभी के लेखों में किसी भी राजा की हार या जीत का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अभी हमने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के बीच जो 625 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में केवल ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग और एक और यात्री आया था जिसका नाम था तबरेज, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, और हर्षवर्धन का लेख, इन तीनों से इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय में से कौन विजेता बना। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में न जीत के बारे में चर्चा है न हार के बारे में चर्चा है। यह बात केवल लिखा गया है तो ऐहोल अभिलेख में, याद रखेंगे। तो कौन कौन यात्री आए थे, तो एक तो आया था तबरेज, दूसरा आया था ह्वेनसांग। ये दोनों यात्री आए थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। हालांकि चीनी यात्री ह्वेनसांग मुख्य तौर पर हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, लेकिन घूमते घूमते चूंकि दक्षिण में इसका शासन था, तो सोचा कि एक बार इसके शासन काल में भी घूम आए। तो यह पूछा जाता है कि यह जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री, सबसे पहले किसके दरबार में आया, तो ह्वेनसांग के, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय अर्थात वर्धन वंश और चालुक्य वंश, दोनों में वह भ्रमण किया था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज के द्वारा अपने राजदूत तबरेज को भेजा गया, और इसका उल्लेख बादामी के गुफा चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उसका स्वागत करते हुए चित्र के रूप में दर्शाया गया है। और बादामी के गुफा का एक और नाम है अजंता का गुफा, जो कि काफी प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि यह जो तबरेज था वह ईरानी शासक खुसरो परवेज का एक राजदूत था। याद रखेंगे कि खुसरो परवेज का राजदूत कौन था, तबरेज, उसके द्वारा भेजा गया था पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में तबरेज को, और इसका उल्लेख बादामी के गुफा चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय उसको सम्मान कर रहा है, किसे, तबरेज को स्वागत करते हुए उसका एक चित्र बनाया गया है बादामी के गुफा चित्र में, जिसे हम लोग अजंता का गुफा चित्र भी कहते हैं। अजंता की गुफा काफी प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज के द्वारा अपने राजदूत तबरेज को भेजा गया, और इसका उल्लेख बादामी के गुफा चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उसका स्वागत करते हुए चित्र के रूप में दर्शाया गया है। बादामी के गुफा का एक और नाम क्या था, अजंता का गुफा, इंपॉर्टेंट है। अपने साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर वहां का राजा अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को नियुक्त किया, और कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा वहां पर बेंगी के चालुक्य वंश के नाम से एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, जिसकी प्रारंभिक राजधानी पिष्ठुपुर थी, और यह घटना 615 से लेकर 616 ईस्वी के बीच की है।
तो याद रखेंगे 615 से 616 ईस्वी के बीच, 615 ईस्वी से लेकर 616 ईस्वी के बीच यह जो पुलकेशन द्वितीय था पूर्व के क्षेत्रों के आक्रमण में जाता है, अर्थात आंध्र प्रदेश के इलाके के क्षेत्रों में आक्रमण करता है और पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर वहां का साम्राज्य किसे सौंप देता है, तो अपने छोटे भाई जिसका नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन, और उस पूर्वी क्षेत्रों का उसे स्वामी बना देता है, अर्थात पूरा आंध्र का इलाका उसे सौंप देता है। और कुब्ज विष्णुवर्धन बेंगी के चालुक्य वंश का नाम का एक वंश चलाता है और वह जो इलाका था वह बेंगी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उस इलाके में जो वंश बना चालुक्यों का वह बेंगी के चालुक्य का वंश कहलाया। तो यह 615 से 616 ईस्वी की घटना है और उसने अपनी राजधानी कहां बनाई, प्रारंभिक राजधानी, तो कुब्ज विष्णुवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी पिष्टपुर को बनाई जो बेंगी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, याद रखेंगे। तो अपने साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर वहां का राजा अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को नियुक्त किया और कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा वहां पर वेंगी के चालुक्य के नाम से एक नए साम्राज्य या नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, जिसकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो पिष्ठुपुर, और यह बात 615 ईस्वी से ले 616 ईस्वी के बीच घटित हुई थी, याद रखेंगे। बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक कौन था, तो यह पुलकेशिन द्वितीय था। तो यह पूछा जाता है कि जो बातापी के चालुक्य वंश था या बादामी के चालुक्य वंश था, उसका सबसे प्रतापी और सबसे साम्राज्य विस्तार करने वाला महान शासक कौन था, तो यही पुलकेशिन द्वितीय था। इसने अपनी साम्राज्य पूरे दक्षिण के पूरे इलाकों में फैला दिया था। दक्षिण का वैसा कोई भी इलाका नहीं था जो इससे अछूता था, यहां तक कि पूर्व के इलाकों को भी इसने जीता था। तो कुछ उत्तरी भागों को छोड़ दिया जाए तो पूरे समस्त भारतवर्ष पर इसने कब्जा कर लिया था, यहां तक कि इसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। इसका दरबारी कवि कौन था, रवि कीर्ति जैन, क्योंकि यह जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति जैन, जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। अधिपति या कौन कौन से साम्राज्य को अपने अधीन किया, तो विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण भारत का अधिपति, दक्कन का अधिकांश हिस्सा। तो याद रखेंगे कि विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण भारत का अधिपति था कौन, तो यह पुलकेशिन द्वितीय, अर्थात दक्कन का अधिकांश हिस्सा इसने अपने अधीन कर लिया था, अर्थात विंध्याचल के दक्षिण का संपूर्ण भारत का यह अधिपति था, अर्थात विंध्याचल के दक्षिण का संपूर्ण भारत इसी के अधीन था पुलकेशिन द्वितीय के, अर्थात दक्कन का अधिकांश हिस्सा जो कि महाराष्ट्र का और कर्नाटक का संपूर्ण क्षेत्र दक्कन कहलाता है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और कुछ गुजरात के तटीय इलाके। 640 ईस्वी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर विजय, कांची के उत्तरी प्रांत पर अधिकार। तो याद रखेंगे कि चालुक्य और पल्लवों का जो संघर्ष होता है इसकी शुरुआत इसी के शासनकाल से स्टार्ट होती है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से, क्योंकि एक तरफ पल्लव का भी उदय हो रहा था जो कि जिसमें एक महान शासक हुआ जो कि जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो पुलकेशिन द्वितीय को ही पराजित किया, वह बहुत ही महान शासक था। तो 640 ईस्वी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर विजय प्राप्त करता है कौन, पुलकेशिन द्वितीय, कहां पे, कांची में, और कांची के उत्तरी प्रांत पर यह कब्जा कर लेता है। तो कांची में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को 640 ईस्वी में प्राप्त करके कांची के उत्तरी प्रांत पर अधिकार कौन करता है, तो पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बहु सुवर्ण
और अग्नि स्टोम यज्ञ संपन्न कराया गया। तो याद रखेंगे महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने कौन कौन सा यज्ञ संपन्न कराया? तो बहु सुवर्ण और अग्नि अष्टोम यज्ञ। याद रखेंगे बहु सुवर्ण और अग्नि अष्टोम यज्ञ इसको संपन्न कराया किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय। इसकी जानकारी मिलती है महाकूट स्तंभ लेख से। जितेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण, तो याद रखेंगे बादामी में एक जितेंद्र जैन थे, तो उनके मेगुती मंदिर का निर्माण किया और उन्हीं के नाम पर एक जगह भी बना है जितेंद्र। तो वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसे मेगुती मंदिर कहते हैं। तो जितेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण किया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका दरबारी सामंत एक था जिसका नाम था गंगराज दुर्विनीत। इसके द्वारा शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। तो इसका एक दरबारी सामंत हुआ करता था गंगराज दुर्विनीत। उसके द्वारा शब्दावतार नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई पुलकेशिन द्वितीय के समय। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी सामंत था गंगराज दुर्विनीत और उसके द्वारा क्या रचना किया गया? तो शब्दावतार नामक एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। 641 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ चीनी यात्री हुएनसांग का पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आगमन। तो 641 ईस्वी में जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री हुएनसांग, तो वह इसके दरबार में भी आता है। किसके? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। चूंकि उसे पता चला कि दक्कन के इलाकों में एक महान शासक है, तो वह उसे देखने के लिए आया दरबार में। चीनी यात्री हुएनसांग याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आता है। कब? 641 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय को उस समय का सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठ शासक की संज्ञा। तो इसके दरबार में आने के बाद हुएनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय को उस समय का सबसे अच्छा एवं सबसे श्रेष्ठ शासक बताया। यहां तक कि हर्षवर्धन से भी श्रेष्ठ बताया। याद रखेंगे 641 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आता है और पुलकेशिन द्वितीय को उस समय का सबसे अच्छा एवं सबसे श्रेष्ठ शासक बताता है। 642 ईस्वी में एक बार फिर से कांची पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन शासक रहता है। तो याद रखेंगे कि 640 ईस्वी में पराजित किया था महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय, तो उसे चस्का लग गया था। तो एक बार फिर से 642 ईस्वी में वह कांची पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासक रहता है। तो 642 ईस्वी में पुनः कांची पर आक्रमण, पर इस बार महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बदला एवं पुलकेशिन द्वितीय की बुरी तरह पराजय और संभवतः इसी दौरान पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु और इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बातापी कोंड अर्थात बातापी के विजेता की उपाधि एवं बादामी पर कब्जा और इसके बाद लगभग 13 वर्षों तक इस क्षेत्र पर पल्लवों का शासन रहा। तो 642, यही जो 642 से 13 वर्ष का गैप है पुलकेशिन द्वितीय के बाद 655 तक, तो यहीं तक शासन होता है किसका? तो इस क्षेत्र में पल्लवों का। इसके बाद फिर पल्लवों को पराजित किया जाता है विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा और एक बार फिर से चालुक्य वंश की स्थापना होती है। तो 642 ईस्वी में एक बार फिर से पुलकेशिन द्वितीय कांची पर आक्रमण करता है और इस बार कांची पर किसका शासन रहता है? तो महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम का, और वह काफी प्रतापी राजा होता है, काफी महान शासक होता है। तो उसने पुलकेशिन द्वितीय अपने पिता का बदला पुलकेशिन द्वितीय से ले लिया और काफी बुरी तरह से पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो बातापी कोंड की उपाधि धारण की। बातापी कोंड अर्थात बातापी का
विजेता। और संभवतः इसी के बाद माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के भी इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस विजय के बाद 13 वर्षों तक बादामी पर कब्जा करता है कि कौन? तो पल्लव। पल्लवों का बादामी पर कब्जा होता है और इस क्षेत्र में 13 वर्षों तक वह शासन करते हैं, लगभग 642 से 655 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय के बाद। और लगभग इसकी पुलकेशिन द्वितीय समाप्ति के बाद, मृत्यु के बाद इसका पतन आरंभ हो जाता है। ऐहोल मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ऐहोल को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। याद रखेंगे, टाउन ऑफ टेम्पल कहते हैं किसे? ऐहोल को। इसके जन्म का नाम इर्र था। याद रखेंगे, इसके जन्म का नाम, पुलकेशिन द्वितीय के जन्म का नाम क्या था? तो इर्र था। इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन द्वितीय के जन्म का नाम था इर्र। याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के जन्म का नाम था इर्र। यह बात कहां से पता चलता है? कि यह बात पता चलता है ऐहोल अभिलेख के अनुसार, जो 634 ईस्वी में लिखा गया था रविकीर्ति जैन के द्वारा। तो 643 ईस्वी में लिखा गया, 634 ईस्वी में लिखा गया ऐहोल अभिलेख, उससे पता चलता है यह जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसके जन्म का नाम क्या था? तो इर्र था। क्या नाम था? इर्र। ऐहोल अभिलेख कन्नड़ लिपि का उपयोग किया गया एवं संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया। तो ऐहोल अभिलेख को किस लिपि में लिखा गया? तो कन्नड़ अभिलेख में। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? तो संस्कृत भाषा का। इंपॉर्टेंट है। और किसने लिखा था? तो रविकीर्ति जैन ने, जो उसका दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का। हिंदू होने के बावजूद बौद्ध एवं जैन धर्म का अनुयायी, यह जो पुलकेशिन द्वितीय था, हिंदू होने के बावजूद भी बौद्ध एवं जैन धर्म का या क्या था? तो संरक्षक था। वह अनुयायी था किसका? बौद्ध एवं जैन धर्म का। हालांकि यह कंप्लीट हिंदू था। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चेर एवं पांड्य पर भी विजय, ये तीनों उदीयमान वंश थे, अर्थात इनका नया नया उदय हो रहा था। तो एक तरफ ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसका पतन हो रहा था, तो दूसरी तरफ नए दक्षिण भारत के वंशों का उदय हो रहा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महान वंश था चोल वंश, जो कि इन सभी से भी एक महान वंश था। तो चोल वंश सभी को पराजित करता है, जिसमें राजराजा चोल और राजेंद्र प्रथम एक महान शासक हुए थे। तो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश पर भी यह विजय प्राप्त करता है, जो उस समय के उदीयमान वंश थे, अर्थात नए नए इनका उदय हो रहा था। कदम्बो, मैसूर के गंगो, उत्तरी कोंकण के मौर्यों, गुजरात के लट, मालवा और गुर्जर पर अधिकार। तो याद रखेंगे कि यह जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने कदम्ब वंश को हराया, मैसूर के गंग वंश को हराया, उत्तरी कोंकण के मौर्य वंश को हराया, गुजरात के लट को हराया और मालवा और गुर्जर पर भी इसने अधिकार किया। याद रखेंगे कि कदम्ब पर कब्जा किया, मैसूर के गंग वंश पर कब्जा किया, उत्तरी कोंकण के मौर्य वंश पर कब्जा किया, गुजरात के लट पर कब्जा किया और उसके बाद मालवा और गुर्जर वंश पर भी इसने क्या किया? तो कब्जा किया। याद रखेंगे किस पर? कदम्ब वंश पर, मैसूर के गंग वंश पर, उत्तरी कोंकण के मौर्य वंश पर, गुजरात के लट पर और मालवा और गुर्जर पर भी इसने क्या किया? अधिकार किया। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु चालुक्य वंश के लिए बहुत बड़ा धक्का। तो पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु चालुक्य वंश के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि इतना महान शासक चालुक्य वंश में, वातापी के चालुक्य वंश में कोई दूसरा नहीं हुआ। धीरे धीरे इनका पतन आरंभ हो गया। इसका एक और नाम था, अन्य नाम पुलकैसी। तो पुलकेशिन द्वितीय को पुलकैसी के नाम से भी पुकारा जाता था। किस नाम से?
पुलकेशी। याद रखेंगे कि पुलकेशी द्वितीय को पुलकेशी के नाम से भी पुकारा जाता था। और एक फैक्ट याद रखेंगे मंगलेश के बारे में कि मंगलेश द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण, मंगलेश द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण, तो मंगलेश ने एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया था जो इसका चाचा था। कहां पे? तो बादामी में। तो ये तो था पुलकेशी द्वितीय, जो कि इससे मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द वातापी का चालुक्य वंश घूमता है, खास करके ऐहोल अभिलेख से। उसके बाद ये जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन के साथ, उसके बाद इसका नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ युद्ध हुआ था, और इसके दरबार में कौन कौन से लोग आए थे, इस सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हम लोग वापस चालुक्य वंश को आगे पढ़ाते हैं, वातापी के चालुक्य वंश को। तो अगला जो शासक बनता है पुलकेशन द्वितीय के बाद, उसका नाम होता है विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम जो कि पुलकेशन द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है। 654 ईस्वी में इसकी पल्लवों पर विजय हुई थी। तो 654 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित किया था। याद रखेंगे 654 ईस्वी में इसे कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? तो सत्याश्रय, श्री पृथ्वी बल्लभ, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज। तो विक्रमादित्य प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो एक तो सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी, दूसरा श्री पृथ्वी बल्लभ, तीसरा परम भट्टारक, चौथा परमेश्वर और पांचवा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? तो विक्रमादित्य प्रथम ने। यह 13 वर्षों के राजनीतिक व्यवधान के पुलकेशन द्वितीय का पुत्र। तो 13 वर्षों के राजनीतिक व्यवधान के बाद यह जो पुलकेशन द्वितीय का पुत्र था विक्रमादित्य प्रथम, क्योंकि 13 वर्ष जो है पल्लवों का शासन रहता है 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक, जब नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय को। याद रखेंगे। तो पुलकेशन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम वातापी के चालुक्य वंश का पुनः शासक बनता है। तो 13 वर्षों के पल्लव शासन के उपरांत एक बार फिर से चालुक्य वंशों का शासन आता है। कब? विक्रमादित्य प्रथम के शासन काल में, जब वह पल्लवों पर विजय प्राप्त करता है 624 ईस्वी में। याद रखेंगे। इसका छोटा भाई जयसिंह के द्वारा हमेशा साथ देने के कारण लाट का सूबेदार जयसिंह को नियुक्त किया। जयसिंह के द्वारा दक्षिण के कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना। तो इसका एक छोटा भाई था जयसिंह, उसने हमेशा इसका विक्रमादित्य प्रथम का साथ दिया। तो इसी कारण विक्रमादित्य प्रथम ने जयसिंह को लाट का सूबेदार अर्थात गवर्नर बना दिया, वहां का उसके गवर्नर सौंप दिया लाट का। जयसिंह के द्वारा दक्षिण के कल्याणी चालुक्य की स्थापना। फिर वहीं पर इस जयसिंह ने दक्षिण के कल्याणी चालुक्य की स्थापना की, जो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि विक्रमादित्य का छोटा भाई जयसिंह के द्वारा हमेशा साथ देने के कारण लाट का सूबेदार जयसिंह को नियुक्त किया, गवर्नर बनाया। किसने? तो विक्रमादित्य प्रथम ने। और वही जयसिंह दक्षिण के कल्याणी चालुक्य की वंश की स्थापना करता है वहीं पे लाट वाले इलाके में। पल्लवों की राजधानी कांची में लूट।
तो 654 ईस्वी में जब यह पल्लव पर विजय प्राप्त करता है तो उसकी राजधानी कांची में काफी लूटपाट मचाता है। कौन? तो विक्रमादित्य प्रथम। याद रखेंगे कि पल्लवों की राजधानी कांची में यह लूटपाट मचाता है। इसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम है विनयादित्य। विनयादित्य जो कि विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था। विनयादित्य मालवा पर विजय के बाद सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि, तो याद रखेंगे सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि प्राप्त करता है विनयादित्य जब वह मालवा पर विजय प्राप्त करता है। तो विनयादित्य मालवा पर विजय प्राप्त करके सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करता है। क्या चीज? सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि। कब? जब वह मालवा पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात यह जो विनयादित्य था वह मालवा पर विजय प्राप्त करता है। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सत्याश्रय, बल्लभ, श्री बल्लभ, श्री पृथ्वी बल्लभ, राजाश्रय, युद्धमल, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। तो इतनी सारी उपाधियां धारण की थी, लेकिन उतना कोई महान शासक नहीं था। तो विनयादित्य ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी बल्लभ, राज्याश्रय, युद्धमल्ल, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। याद रखेंगे। पल्लवों के साथ संघर्ष जारी रखा। यह जो विनयादित्य था उसने पल्लवों के साथ अपने संघर्ष को जारी रखा जो इसके पिछले शासक करते आ रहे थे। याद रखेंगे कि विनयादित्य ने भी पल्लवों के साथ संघर्ष को जारी रखा। चोलों, चेरों एवं पांड्यों पर विजय। विनयादित्य के अभिलेख के अनुसार विनयादित्य के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था। उस अभिलेख के क्या पता चलता है कि इस विनयादित्य ने चोल वंश को, चेर वंश को और पांड्य वंश को भी क्या किया? तो पराजित किया। तो विनयादित्य के अभिलेख से पता चलता है कि विनयादित्य ने चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश को भी पराजित किया था। उत्तरापथ पर आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तरापथ कहां पे है? तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है। तो उत्तरापथ पर आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है और उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले इलाके को कहा जाता था उस वक्त। विक्रमादित्य का प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। तो यह जो विनयादित्य था वह विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था एवं उसका अगला उत्तराधिकारी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद इसका छोटा भाई जिसका नाम था विजयादित्य वह शासक बनता है। तो विक्रमादित्य प्रथम का शासन काल था 655 से 680। उसके बाद उसका पुत्र बना विनयादित्य 680 से 696 वर्ष तक। और अब जो बनेगा विजयादित्य वह 696 से 733 ईस्वी तक रहता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि सबसे अधिक कार्यकाल तक यही रहा। तो बादामी के चालुक्य वंश में सबसे यदि लंबा कार्यकाल तक कोई शासक रहा तो 37 वर्षों तक यही रहा, जिसका नाम था विजयादित्य। याद रखेंगे, 37 वर्ष तक कार्यकाल रहा। पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण करके वहां के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से भारी धन वसूली। तो याद रखेंगे, इस विजयादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण करके वहां के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से बहुत सारा धन वसूला। याद रखेंगे, परमेश्वर वर्मन द्वितीय से बहुत सारा धन वसूला। किस पर? कांची पर आक्रमण करके। तो पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण करके वहां के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से भारी धन वसूला विजयादित्य ने। कर्नाटक के पटकल में एक शिव मंदिर का निर्माण। तो विजयादित्य ने कर्नाटक के पटकल में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर का
निर्माण किया, याद रखेंगे। किसने? तो विजयादित्य ने। तो विजयादित्य ने कर्नाटक के पटकल में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, कहां पे शिव मंदिर का निर्माण किया? तो कर्नाटक के पट्टकल में। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परम भट्टारक, याद रखेंगे। तो विजयादित्य ने कई सारी उपाधियां धारण की, जैसे सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परम भट्टारक, ये सभी उपाधियां धारण की। सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ और परम भट्टारक। यह विनयादित्य का भाई था, याद रखेंगे। विजयादित्य किसका भाई था? तो विनयादित्य का भाई था। अगला जो शासक बनता है वह विक्रमादित्य द्वितीय बनता है। विक्रमादित्य द्वितीय जो विजयादित्य का पुत्र था और विक्रमादित्य प्रथम का पौत्र था, अर्थात नाती था, जो 733 ईस्वी से लेकर 746 ईस्वी तक शासक रहता है। 733 से 746 ईस्वी। अपने सामंत गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन प्रथम पर जीत एवं कांची कोड की उपाधि। तो यह जो विक्रमादित्य द्वितीय था, अपने सामंत गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से, तो उसके पास एक सामंत था, उसका मित्र जो गंग वंश का शासक था, उसका नाम था श्री पुरुष। तो उसकी सहायता से विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन प्रथम पर जीत प्राप्त करता है, नंदी वर्मन प्रथम को हराता है और कौन सी उपाधि धारण करता है? तो कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। याद रखें, कांची कोंड। किसकी सहायता से? तो अपने सामंत गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन प्रथम को हराता है। विक्रमादित्य द्वितीय और कांची कोंड अर्थात कांची का विजेता, कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। इसी के शासन काल में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां लाट के चालुक्य वंशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में लाट वाले इलाकों पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां के लाट के चालुक्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जहां पे ये जो दक्षिण के चालुक्य की स्थापना होती है, किसके द्वारा? तो जयसिंह के द्वारा। तो इसी के शासन काल में राष्ट्रकूटों ने वहां पे अधिकार करके उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो इसी के शासन काल में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां के लाट के चालुक्य वंशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। विक्रमादित्य प्रथम का पौत्र एवं विजयादित्य का पुत्र। तो यह जो विक्रमादित्य द्वितीय था, यह विक्रमादित्य प्रथम का पौत्र था, अर्थात नाती था, और विजयादित्य का पुत्र था। प्रथम पत्नी लोक महादेवी के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पत्नी लोक महादेवी के द्वारा पटकल में लोकेश्वर नाथ मंदिर, जबकि दूसरी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा पटकल में त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण। लोक महादेव मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है उसका विरूपक्ष महादेव मंदिर, जिसे विरूपक्ष मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे कि विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नी थी, एक का नाम था लोक महादेवी और दूसरी का नाम था त्रैलोक्य महादेवी। तो दोनों ने पटकल में एक एक मंदिर का निर्माण कराया। तो लोक महादेवी ने पटकल में लोकेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जबकि दूसरी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी ने पटकल में त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। याद रखेंगे, जिसे और लोकेश्वर महादेव मंदिर का वर्तमान नाम है विरूपाक्ष महादेव मंदिर। इंपॉर्टेंट है,
कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी के द्वारा पटकल में लोकेश्वर नाथ मंदिर, जबकि दूसरी पत्नी त्रैलोक के महादेवी के द्वारा पटकल में त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। और लोक महादेव लोकेश्वर नाथ महादेव मंदिर का जो वर्तमान नाम है वह विरूपाक्ष मंदिर है। तो प्रश्न विरूपाक्ष के नाम से भी पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया, तो चालुक्य शासकों के द्वारा, या फिर विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो लोक महादेवी के द्वारा, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय जो कि एक चालुक्य शासक था, बादामी के चालुक्य शासक था, तो उसके द्वारा बनाया गया था। दक्कन के अरबों द्वारा इसके शासन काल में आक्रमण, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में आक्रमण किया। भतीजा पुलकेशी के द्वारा डटकर मुकाबला, इस कारण विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पुलकेशी को अवनिज नाश्रय की उपाधि, पुलकेशी पार्श्ववर्ती शाखा के चालुक्यों का एक सदस्य था, जिसका मुख्य स्थान क्या था, नासौरी में था। याद रखेंगे। तो इसका एक भतीजा था विक्रमादित्य द्वितीय का, जिसका नाम था पुलकेशी। तो दक्कन के अर्थात सिंध के अरबों ने गुजरात के इलाकों में एक बार विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में आक्रमण किया, लेकिन उसका भतीजा पुलकेशी ने उन अरबों का डटकर मुकाबला किया, और इस कारण विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशी को अवनिज नाश्रय, अवनिज नाश्रय का मतलब होता है, अवनिज का मतलब होता है अरबी, और नाश्रय का मतलब होता है नाश करने वाला, तो अवनिज नाश्रय की उपाधि दी। पुलकेशी जो था वह पार्श्ववर्ती शाखा के चालुक्यों का सदस्य था, जिसका मुख्य स्थान कहां पे था, तो नासौरी था। याद रखेंगे, नासौरी। तो दक्कन के अरबों के द्वारा इसके शासन काल में आक्रमण कहां पे, तो गुजरात में। भतीजा पुलकेशी के द्वारा डटकर मुकाबला, इस कारण विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पुलकेशी को अवनिज नाश्रय की उपाधि, पुलकेशी पार्श्ववर्ती शाखा के चालुक्यों का सदस्य था, जिसका मुख्य स्थान नासौरी में था। इंपॉर्टेंट है, कहां पे, नासौरी में। इसके बाद सबसे अंतिम जो शासक होता है चालुक्य वंश का, बादामी के चालुक्य वंश का, उसका नाम कीर्ति वर्मन द्वितीय था, जो 746 से 757 ईस्वी तक रहता है, 11 वर्ष तक। तो कीर्ति वर्मन द्वितीय यह सबसे अंतिम शासक होता है वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का। इसके पिता विक्रमादित्य द्वितीय थे, और यह त्रैलोक के महादेवी इसकी माता थी। तो विक्रमादित्य द्वितीय इसके पिता थे, अर्थात यह विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र था, और माता का नाम था त्रैलोक के महादेवी। चूंकि विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नी थी, त्रैलोक के महादेवी और दूसरे का नाम था लोक महादेवी, तो उस त्रैलोक के महादेवी का यह पुत्र था कीर्ति वर्मन द्वितीय, और यह विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र था। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की, महाराजाधिराज, परमेश्वर, राजाधिराज, भट्टारक, सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा, नृप सिंह तथा अनिवारित। तो याद रखेंगे, इस जो अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, लेकिन यह नाम मात्र का बेकार शासक था। फिर भी उसने कई सारी उपाधियां धारण की। कौन कौन, महाराजाधिराज, परमेश्वर, राजाधिराज, भट्टारक, सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा, नृप सिंह और अनिवारित। याद रखेंगे। कीर्ति वर्मन द्वितीय के एक अभिलेख की प्राप्ति कर्नाटक के वक्कलेरी नामक स्थान से। याद रखेंगे कि कीर्ति वर्मन द्वितीय का एक अभिलेख मिला है, कहां से, तो कर्नाटक के वक्कलेरी नामक स्थान से, कि कीर्ति वर्मन द्वितीय के एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है कर्नाटक के वक्कलेरी नामक स्थान से। कीर्ति वर्मन द्वितीय का
सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख पट्टकल अभिलेख है, क्योंकि इसमें रानी लोक महादेवी और रानी त्रैलोक महादेवी का नाम अंकित है। तो कीर्ति वर्मन द्वितीय के एक अभिलेख की प्राप्ति होती है वक्कलेरी नामक स्थान से, जो कि कर्नाटक में है। और कीर्ति वर्मन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन है? तो वो है पट्टकल अभिलेख। याद रखेंगे, क्योंकि इस पट्टकल अभिलेख में इसकी दोनों रानी लोक महादेवी और त्रैलोक महादेवी का नाम क्या है? मिलता है। याद रखेंगे कि कीर्ति वर्मन द्वितीय के एक अभिलेख की प्राप्ति कर्नाटक के वक्कलेरी नामक स्थान से। कीर्ति वर्मन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख पट्टकल अभिलेख है, क्योंकि इसमें रानी लोक महादेवी और रानी त्रैलोक महादेवी का नाम मिलता है। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग का कीर्ति वर्मन द्वितीय को परास्त कर उसके उत्तरी भागों पर कब्जा। तो 753 ईस्वी में दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, हमने बताया भी है, तो उसने कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित किया और उसके उत्तरी भागों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। याद रखेंगे कि जो कीर्ति वर्मन द्वितीय था, तो उसी के शासनकाल में इस 753 ईस्वी में दंतीदुर्ग का राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग वह हमला करता है और कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित करके इसके राज्य के उत्तरी भागों पर कब्जा कर लेता है। बाद में राजपूत शासक कृष्ण प्रथम द्वारा वातापी के चालुक्य वंश की समाप्ति, पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। और यह जानकारी कहां इसकी संपूर्ण जानकारी कहां से मिलती है? तो दंतीदुर्ग के एलोरा अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है। तो 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित करके उसके राज्य के उत्तरी भागों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन बाद में इसके बाद जो शासक बनता है दंतीदुर्ग के बाद, वह काफी महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का। हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रकूट वंश को, तो इस पिछले वीडियो में आप लोग इसको देख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश के वीडियो में। तो कृष्ण प्रथम, जो कि दंतीदुर्ग के बाद अगला शासक बनता है, वह राष्ट्रकूट शासक कीर्ति वर्मन कृष्ण प्रथम वातापी के चालुक्य वंशों की पूरी तरह से समाप्ति कर देता है। और इसके बाद यह जानकारी किससे मिलती है? तो दंतीदुर्ग के द्वारा लिखा गया एलोरा अभिलेख से। तो किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि दंतीदुर्ग ने ही इसको विनाश किया था, लेकिन दंतीदुर्ग ने केवल उत्तरी भागों पर कब्जा किया था। याद रखेंगे कि 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित करके उसके उत्तरी भागों पर कब्जा करता है। लेकिन बाद में इसके बाद जो राष्ट्रकूट शासक बनता है कृष्ण प्रथम, वह पूरी तरह से इस वातापी के चालुक्य वंश को समाप्त कर देता है। और इसकी जानकारी मिलती है दंतीदुर्ग के द्वारा लिखा हुआ एलोरा अभिलेख से, क्योंकि एलोरा का जो मंदिर है, गुफा मंदिर, वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसी राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा। ये हमने पढ़ लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा वातापी या बादामी का चालुक्य वंश, ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य कहते हैं, और दक्षिण के चालुक्य। इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा राजपूत काल का चालुक्य वंश। इसके बाद इसके प्रशासन एवं व्यापार को देखेंगे और यह चालुक्य वंशों का जो इतिहास था वह हो जाएगा समाप्त। तो एक स्क्रीनशॉट लें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो। लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक